दोस्तों, अब हम लोगों ने पाश्चात्य परिभाषाएं देखी, अब देखते हैं आधुनिक हिंदी कवि और आलोचकों की परिभाषाएं। इसमें से सर्वप्रथम हम लोग देखने वाले हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास अपनी परिभाषा देते हुए कहते हैं, लोकोत्तरानंद दाता प्रबंधम काव्य नाम यातु, यानी लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना ही काव्य है। एक ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहां पर भी सकारात्मक भाव, आदर्शवादी विचार इस परिभाषा में हमें दिखाई देते हैं। यहां पर पंडित अंबिका दत्त व्यास ने एक बात कही है, लोकोत्तर आनंद देने वाली है, बड़ी व्यापक आनंद देने वाले, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि लोकोत्तर आनंद देने वाला महाकाव्य जैसे होता है, ऐसी बात यहां पर पंडित अंबिका दत्त व्यास कहते हैं। और ये जो लोकोत्तर आनंद है, इसका उल्लेख हमेशा रस सिद्धांतों में होता है। रस की परिणति होती है, हमें किसी काव्य को पढ़कर जो आनंद होता है उसकी बात यहां पर की गई है। तो यहां पर भी एक आदर्शवादी परिभाषा देने का काम पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने किया है। उसी के बाद हमारे हिंदी के महाकवि, छायावाद के मुख्य प्रवर्तक, आधार स्तंभ, सुप्रसिद्ध नाटककार, आलोचक, विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद, इन्होंने अपनी पद्धति से काव्य की परिभाषा दी है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विज्ञान या विकल्प से नहीं है। यह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह भी क्या खूब कहा है उन्होंने, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह बहुत ही, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में अनुभूति, मनोवेग, आत्मा, परमात्मा, रहस्यवादी विचारधारा, इन सभी का समावेश होता है। और इसीलिए वे अपनी व्याख्या में जयशंकर प्रसाद की ये जो काव्य की व्याख्या या परिभाषा है, वे कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विज्ञान या विकल्प से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। मतलब वो काव्य को ज्ञान धारा की बात कहते हैं, महत्व देते हैं। और काव्य आत्मा की अनुभूति, वो भी संकल्पनात्मक अनुभूति। काव्य का स्तर मन का नहीं है, आत्मा का है। यह बात भी जयशंकर प्रसाद हमारे सम्मुख रखते हैं। इसलिए हम लोग जानते हैं कि उनका सारा जो काव्य है छायावादी काव्य, वो छायावादी काव्य में रहस्यवाद की अनुभूति होती है। आत्मा और परमात्मा की भी बात उनके काव्य में होती है। और इसीलिए वे भी मानते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका स्थान या जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान या विकल्प से नहीं है। यह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं, हम आधुनिक मेरा जिसे कहते हैं, हमारी महादेवी वर्मा जी, उनकी काव्य की कुछ काव्य के संबंध में वे कहती है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में उन्होंने बात की है। कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण जहां होता है वह कविता होती है, ऐसा महादेवी वर्मा कहती है। वही सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के कवि, वे कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यहां पर एक ही बात महत्वपूर्ण है कि परिपूर्ण क्षण की व्याख्या में ही सब कुछ घोटाला होता है। मतलब यहां पर दिक्कत होती है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगर हमारे क्षण ही परिपूर्ण है, उसकी वाणी हुए, तो अधूरे क्षणों का क्या करें हम लोग। इसीलिए ये भी व्याख्या में थोड़ा सा अलग, क्या कह सकते, अलग दिशा देती है। इसीलिए यह भी परिभाषा महत्वपूर्ण है कि इसमें क्षणों की वाणी है, लेकिन यहां पर शब्द प्रयोग किया परिपूर्ण क्षणों की। यहां पर शब्द प्रयोग जो किया गया है परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसलिए इसके बाद की परिभाषा हम लोग देखेंगे। हिंदी के विद्वानों में सर्वाधिक जिनको महत्व प्राप्त है, आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में,
विद्वान के रूप में, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने लगभग कविता की व्याख्या नहीं, कविता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में साहित्य पर उन्होंने पूरे ग्रंथ ही लिख डाले हैं। इसलिए उनके ग्रंथों में से या उनके कविता क्या है ऐसा जो एक निबंध है, उसे अगर हम लोग पूरा पढ़े तो वो भी अधूरा है। लेकिन हम लोग उसमें से ही कुछ परिभाषाओं को, वाक्यों को उठाकर उसकी परिभाषा कर सकते हैं। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। सीधे और सरल व्याख्या, कविता क्या है, साहित्य क्या है? जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। चाहे जीवन स्वयं का हो कवि का, या जगत का हो, जिसकी प्रतीति कविता में होती है वही काव्य है। इतनी सुंदर व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। उनके बारे में अगर उनकी व्याख्या का और विश्लेषण अगर हम लोग देखते हैं तो कह सकते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। शुक्ल जी की यह परिभाषा बताती है कि भारतीय साहित्य शास्त्र व्यवहारिक एवं संतुलित है। बहुत सुंदर बात कही है दोस्तों। हम लोग परिभाषा इस पाठ के अंतिम चरण पर आकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा पर ही यहां पर रुकने वाले हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हम लोगों की भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम, मैं तो यह कहता हूं कि वर्ड्सवर्थ की जो परिभाषा थी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो से भी आगे जाती हुई यह परिभाषा है कि जिस समय हृदय की मुक्त अवस्था होती है और उस मुक्त अवस्था में वो जो अपनी बातें कहता है, शब्द विधान का निर्माण करता है, वही काव्य है। और विशेषता हृदय की मुक्त अवस्था को ही रस दशा कहा जाता है। यह बात भी उन्होंने कही है। तो कविता की ये दूसरी भी परिभाषा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ किस बात के लिए होता है? कविता में जीवन और जगत की अभिव्यक्ति होती है, उसे कविता कहते हैं। लेकिन ये जब जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है? जिस समय आप लोगों के हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है और विशेष रूप से आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, और उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। और इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य जिस वाणी से शब्द विधान करता है उसे कविता कहते हैं। इतनी सुंदर परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। हमें उनका सम्मान करते हुए, हम सभी विद्वानों का सम्मान करते हुए, आज हम लोग साहित्य की परिभाषा का जो पाठ पढ़े हैं, इन सारी परिभाषाओं को आप लोग कंठस्थ कीजिए और इसके भी आगे जाकर बाकी के विद्वानों की परिभाषाओं का भी अध्ययन कीजिए। उदाहरणार्थ रीतिकालीन आचार्यों ने भी या कवियों ने भी अपनी अपनी पद्धति से परिभाषाएं कही हैं, उसका भी ज्ञान लीजिए, उसकी ओर भी ध्यान दीजिए। साहित्य की परिभाषा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जैसे हम लोग कहते हैं, साहित्य जीवन और जगत की अभूतपूर्व अभिव्यक्ति है। चाहे वह दुख के क्षणों की हो, चाहे वह सुख के क्षणों की हो, लेकिन साहित्यकार उस आनंद को प्राप्त करता है, एक समाधान को प्राप्त करता है, और वही समाधान पाठकों के मन में भी निर्माण करता है। उसी को सच्चा साहित्य कहा जाता है। रस की दशा साहित्यकार में भी निर्माण होती है और पाठकों के मन में भी निर्माण होती है। वही सच्चा साहित्य है, वही सच्चा काव्य है। इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आज आपसे आज के पाठ में विदा लेता हूं। आपको यह पाठ कैसे लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग YouTube चैनल पर दे सकते हो, और इस पाठ में जो बातें जुड़ी नहीं है उसे जोड़कर आप लोग अपनी नोटबुक तैयार कर सकते हो, नोट्स तैयार कर सकते हो। कोई भी शंका हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या
आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर भगीरथ मिश्र की किताब हो, भगीरथ मिश्र जी का ग्रंथ हो, गणपति चंद्रगुप्त जी का ग्रंथ हो, डॉक्टर नगेंद्र जी का ग्रंथ हो, वो सारे ग्रंथ आप लोग पढ़ सकते हो, उन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हो। मेरी तो यही इच्छा है कि हम लोग अगर साहित्य शास्त्र पढ़ते हैं तो मूल ग्रंथों को जान लेना आवश्यक है, और मूल ग्रंथों को समझ लीजिए। एक तो मतलब साहित्य के छात्रों में यह इच्छा होनी चाहिए कि मुझे एक बार साहित्य दर्पण देखना है, पढ़ना है, उसे समझना है, तो फिर आपको अभिरुचि निर्माण होगी। सबसे पहले तो आप लोग साहित्य पढ़िए, फिर आपको ये सारी परिभाषाएं समझ में आ जाएगी कि साहित्य का आनंद क्या होता है, साहित्य पढ़ने का आनंद क्या होता है। और शायद साहित्य पढ़ने वाला छात्र कभी भी जीवन में निराश नहीं होता। अगर निराश होता है तो साहित्य ही उसे जीवन देता है। इतना कहकर मैं अपना ये पाठ समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कर्मवीर।